चलो देखो, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फर्स्ट। खत्म। कितना छोटा चैप्टर है सर? हाँ, 1 तारीख से चल रहा है, 26 तारीख का अभी सूचना छोड़। अरे और चैप्टर बहुत लंबे आए थे ना सर? 26 दिन चला था। पता ही नहीं चला। इसलिए मैं देखो आगे, चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, एक सेट पर हम विचार करते हैं जिसके मेंबर हैं 1 2 3। ठीक है, तो एक रास एक ऐसे पिछले साल निकाले थे 1 2 3, और फिर क्रॉस कर दो और 1 2 3। तो इसको एक राशि के मेंबर क्या होंगे, देखो क्या क्या होंगे, 1 1 1 1, फिर 1 2 1 3, फिर क्या होंगे 2 1 2 1 2 2 2 3, फिर क्या होगा इसके मेंबर 3 1 3 2 3 3। ठीक है, if R1 represent लेस देन जब रिप्रेजेंट करता है R1, तो R1 रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर, लेस देन का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट छोटा हो सेकंड कंपोनेंट से, इस स्टेटमेंट को यदि R1 कह लिया जाए तो इसमें से कौन सा फर्स्ट कंपोनेंट छोटा है सेकंड से, 1 2, तो 1 छोटा है 2 से। ठीक है, और क्या है 1 छोटा है 3 से, फिर क्या है 2 छोटा है 3 से, फिर क्या है और कोई नहीं है। तो R1 रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन है, 1 2 1 3 2 3, ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 के बीच कौन सा रिलेशन है, R1। 1 और 3 के बीच में कौन रिलेशन है, R1। 2 और 3 के बीच में कौन रिलेशन है, R1। R1 किसको कहा गया है, लेस देन को कहा गया है। फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट। तो 1 फर्स्ट कंपोनेंट छोटा है कि नहीं, 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 3 से। तो अच्छा, अगर ऐसे होता 3 1 तो 3 पहले मतलब नहीं, R1 ग्रेटर देन R1 हम माने, R1 किसको माने हैं, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट छोटा हो सेकंड को, तो उसको लेस देन को R1 माने हैं। ग्रेट। अब R2 मानेंगे इक्वल साइन को, R2 मानेंगे इक्वल साइन को, और R3 मानेंगे ग्रेटर देन साइन को। ठीक है, तो R2 के फेवर में कौन कौन मेंबर होंगे, जो इक्वल वाले हैं, 1 1 2 2 और 3 3। क्या लिखेंगे यहाँ फिर 1 1, ये 2 2 और ये 3 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। तो इक्वल को हम R2 माने हैं, तो इसका मतलब 1 और 1 के बीच में R2 रिलेशन है, 2 और 2 के बीच में R2 रिलेशन है, 3 और 3 के बीच में R2 रिलेशन है। R2 नाम किसको दिए हैं, इक्वल साइन को, इक्वल साइन का नाम R2 रखे हैं। ठीक है, तो जहाँ R2 लगाने का मतलब क्या है, 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल साइन के लिए हम क्या माने हैं, R2। लेस देन साइन के लिए क्या माने हैं, R1। अब ग्रेटर देन साइन के लिए को मानते हैं R2। इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट जिसका बड़ा हो सेकंड से, फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा हो सेकंड से, ये बड़ा चिन्ह है ना, ये छोटा चिन्ह है, ये क्या है, बराबर चिन्ह है। तो फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा हो, तो कौन कौन मेंबर में फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा है, ये 2 1। तो R2 के फेवर में कौन कौन आएंगे, 2 1 2 1 2 3, हाँ 3 2 3 1 3 1 और क्या 3 2। क्यों रहेगा ऐसा, क्योंकि 2 बड़ा है, R3 ना होगा सर, R3, हाँ 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से। तो बड़ा को क्या लिखे हैं, R3 माने हैं। तो 2 और 1 के बीच में कौन रिलेशन है, R3। 3 और 1 के बीच में कौन रिलेशन है, R3। 3 और 2 के बीच में कौन रिलेशन है, R3।
R3 किसको माने हैं? बड़े को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो R1 के मेंबर देखो, R2 के मेंबर देखो, R3 के मेंबर देखो, तो R1 के पूरे एलिमेंट एक राशि में कंटेन है कि नहीं? ये पूरे एलिमेंट इसी में कंटेन है। ये बोल रहे हैं कि मान लो ये इंडिया है, ये एमपी है, तो एमपी के सभी लोग इंडिया में बिलोंग करते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे यूपी के सभी लोग इंडिया में बिलोंग करते हैं, बिहार के सभी लोग इंडिया में बिलोंग करते हैं। तो हम कहेंगे कि एमपी भी सबसेट है इंडिया का, यूपी भी सबसेट है इंडिया का, ठीक है, बिहार भी सबसेट है इंडिया का। तो ये सभी सबसेट हैं। तो रिलेशन हम कहना ये चाहते हैं, यदि कोई सेट ए है, ठीक है, तो जो रिलेशन होता है एक राशि का सबसेट होता है। एक राशि का क्या होता है? सबसेट होता है। तो कोई भी रिलेशन एक राशि का सबसेट होता है। यदि ए में रिलेशन डिफाइंड हो रहा है तो, और यदि दो सेट के बीच डिफाइंड हो रहा है ए और बी के बीच में, तो कोई भी रिलेशन एक राशि बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक राशि के हर एक सबसेट रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे कितने सबसेट होंगे? पिछले साल ये पढ़े थे कि जैसे किसी सेट ए में दो एलिमेंट है ए बी, तो कितने सबसेट बनते थे? एक ए बनता था, एक बी बनता था, और एक फाई बनता था। फाई हर एक सेट का सबसेट होता था, ठीक है ना, इम्पिटी सेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2 करने से 4 आता है, तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। यदि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, तो 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट बनेंगे। R1 में सेकंड कंपोनेंट बड़ा होना चाहिए, पहला छोटा होना चाहिए, है ना? हाँ, R1 उसे माने हैं कि जो फर्स्ट कंपोनेंट छोटा हो, सेकंड छोटा को माने हैं R1। R2 माने हैं इस क्वेश्चन में, R2 को माने हैं इक्वल साइन के लिए, R3 माने हैं ग्रेटर देन साइन के लिए। अब आप कुछ दूसरा भी मान सकते हो, पर इस क्वेश्चन में जो माने हो उसके हिसाब से लिखा गया है। ऐसा भी मान सकते हो कि R1 को ग्रेटर देन मान लो, ठीक है। यहाँ तो हम जैसे माने हैं रिलेशन को डिफाइंड करने के लिए सब माने हैं, ठीक है। ये नहीं है कि R1 का नाम हमेशा के लिए ये संविधान में लागू है कि लेस देन के लिए डिनोट किया जाता है R1। यहाँ हम माने हैं लेस देन को R1 माने हैं, इक्वल को R2 माने हैं, ग्रेटर देन को R3 माने हैं। तो ये R1 भी रिलेशन है, R2 भी रिलेशन है, R3। तो हम ये कहना चाहते हैं कि R1 के सभी एलिमेंट एक राशि में कंटेन है, R2 के सभी एलिमेंट एक राशि में कंटेन है, R3 के सभी एलिमेंट एक राशि में कंटेन है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि R1 भी सबसेट है एक राशि का, R2 भी सबसेट है एक राशि का, R3 भी सबसेट है एक राशि ए का, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है एक राशि ए का। तो ये कहना चाहते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं। तो जब किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बनते हैं? 2 की पावर 2। किसी सेट में 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 सबसेट बनते हैं। किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 सबसेट बनते हैं। किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो 2 की पावर 5 सबसेट बनते हैं। तो इस सेट में 9 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 9 सबसेट बनेंगे। तो 2 की पावर 9 सबसेट बनेंगे तो 2 की पावर 9 से रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं। हर एक सबसेट रिलेशन कहलाएगा। तो एक राशि एक जितने सबसेट बनेंगे वे सब क्या कहलाएंगे? रिलेशन। उनमें से 3 एग्जाम्पल दिखाए कि जहाँ पे ये तीनों सबसेट हैं तो तीनों रिलेशन हो गए। पहला रिलेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? लेस देन को, दूसरा इक्वल साइन को, तीसरा ग्रेटर देन को, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे एक राशि में 9 एलिमेंट है, 2 की पावर 9 सबसेट बनेंगे तो 2 की पावर 9 सभी सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक रिलेशन में, ठीक है। तो यदि एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो एक राशि ए का ईच सबसेट रिलेशन कहलाता है। एक राशि का ईच सबसेट क्या कहलाएगा? रिलेशन। तो एक राशि में जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर एलिमेंट की संख्या उतने उसके सबसेट बनेंगे और हर एक सबसेट रिलेशन हो सकता है। हर एक सबसेट क्या हो सकता है? तो उनमें से हम 3 सबसेट की व्याख्या किए, R1 R2 R3। ये सब सबसेट हैं एक राशि के। कैसे साबित करोगे? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें कंटेन है, इसके भी सभी एलिमेंट इसमें कंटेन है और इसके भी सभी एलिमेंट इसमें कंटेन है। जब कंटेन है तो सबसेट कहलाएगा, ठीक है। यदि 2 सेट ए और बी इस प्रकार के हों कि ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन हों तो ए सबसेट कहलाता है बी का। फॉर एग्जाम्पल एमपी और इंडिया 2 सेट लेते हैं तो एमपी के पूरे एलिमेंट इंडिया में बिलोंग करते हैं, इसलिए एमपी सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। सीधी और मध्य प्रदेश 2 ऐसे सेट हैं कि सीधी के ऑल मेंबर एमपी में कंटेन हैं, तो सीधी सबसेट ऑफ एमपी, सीधी सबसेट ऑफ, ठीक है, ठीक है। और जैसे मान लो एक नेबुहा और सीधी 2 ऐसे सेट हैं, नेबुहा के ऑल एलिमेंट सीधी में कंटेन हैं, इसलिए नेबुहा इज सबसेट ऑफ सीधी,
आपका गाँव पे? मैं बोल रहा हूँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि सीधी के एलिमेंट नेबुआ में नहीं हो सकते। सीधी के एलिमेंट नेबुआ में कहाँ हो सकते हैं? जो उत्तरी करौंदिया में रहते नेबुआ में कहाँ होंगे? मान लीजिए चले गए। अरे ऑल एलिमेंट की बात ना कर रहे हैं, हैं? पूरे इंडिया के आदमी मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हैं? तो इंडिया कहाँ सबसेट हुआ मध्य प्रदेश का? लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के आदमी इंडिया में रहते हैं। सीधी में रहते तभी कहोगे इंडिया के हैं, कि नहीं केवल बोलोगे? तो मध्य प्रदेश सबसेट है इंडिया का, लेकिन इंडिया कहाँ सबसेट है मध्य प्रदेश? पैसा है सबसे इंडिया का। हैं? पैसा है। पैसा कितना पैसा? अरे पैसा तो कन्वर्ट होता है ना। तो पैसा सबसेट कहाँ है? कहोगे कि हमारे पे रुपया का सबसेट है। 1 अरब पैसा है, 1 अरब पैसा है, रुपये 1 रुपये है, तो 1 अरब पैसा सबसेट कहाँ है 1 रुपये का? अब रुपये की कुछ बात ही नहीं हो रही है, कितने रुपए की? नहीं सर, पैसा बस, पैसा है रुपए का सबसेट पैसा रुपए का सबसेट है। 1 पैसा 1 रुपये का सबसेट है। नहीं सर, 1 पैसा 1 बराबर थोड़ी होता है। 1 पैसा 1 रुपये का सबसेट है, लेकिन ये नहीं कह सकते पैसा रुपये का सबसेट है। पैसा हम ले लिए 1 अरब पैसा और रुपये 1 रुपये ले लिए, तो 1 अरब पैसा बराबर 1 रुपये होगा। कितने रुपए हो जाएंगे 1 अरब पैसे से? 100 है। हाँ होगा ना कुछ। हो। अरे 1 अरब को 100 से डिवाइड कर 10-15 दो। लाख होगा सर। 1 अरब को 100 से डिवाइड कर दो। करो डिवाइड। अगला आप करिए ना सर। नहीं यार। एक सर अरब। मेरे को पता क्या पढ़ना है आपसे? इका- 4.3 एक बार समझा दीजिए। दहाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, तो अरब तो यहाँ 1 लिख दो। अब 100 से डिवाइड कर दो तो 0 0 काट दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ होता है। 1 अरब पैसा बराबर 1 करोड़ रुपए। अब वो कहते थे 10 रुपये होगा कि 100 रुपये बोल रही थी। उस प्रकार का जैसे बोले थे कि भिखारी आया तो कहता है कि हमको चावल का दाना चाहिए, लेकिन शतरंज बोर्ड में भरने के लिए 64 खाने हैं। पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2 और तीसरे में 4। तो इसको भरने के लिए चावल चाहिए, इसके लिए 3 वचन दीजिए। मोदी जी से बोला कि आप दे देंगे। ठीक है, तो मोदी जी वचन दे दिए कि हाँ आओ। वहाँ पे लोकसभा में जितने लोग थे तो संसद में घुस गया और भिखारी और बोला कि हमको चावल चाहिए शतरंज बोर्ड में भरने के लिए, पर शर्त ये है कि पहले खाने में 1 दाना भरेंगे और दूसरे में 2, तीसरे में 4। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए 64 खाने में भरने के लिए चावल चाहिए। तो जितने सांसद थे सब हंसने लगे कि मोदी से भीख मांगने लाया है और मांगता क्या है, बड़ी चीज़ मांगता है, छोटी चीज़ क्या मांग रहा है। लेकिन वे पता चला कि उसको हिसाब किताब लगाने लगे तो 44 खाने में तो पूरे इंडिया का चावल ख़त्म हो गया। और पता लगा कि वे 64 खाना क्या 56 या 57 खाने में पूरे विश्व का चावल ख़त्म हो जाता। ठीक है, कितनी बात छोटी लगती है कि 64 खाने को भरने के लिए चावल, शर्त ये है कि पहले में 1 दाना, दूसरे में 2 और तीसरे में 4 और फिर 8। इस कंडीशन को फॉलो करते शतरंज बोर्ड 64 खाने में भरने के लिए चावल चाहिए। तो हर एक आदमी को लगता है कितना, हर एक आदमी को लगता है कितना लगे, मुश्किल से 1 किलो या 1 पाव में हो जाएगा। अधिकांश लोगों को लगता है 1 चावल 1 में, तो हाँ, दूसरे में फिर 2 देखो, चावल। हाँ। दूसरे में 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर 4 का, फिर नहीं, 1 में 2, दूसरे में 4, फिर 8, फिर 16। तो 2 की पावर चढ़ाते जाओ, 2 की फिर 2 की पावर नहीं, वो आप समझते नहीं हो उस बात को। उसमें नहीं अगर सर, मैथ समझ लगाए रहा हूँ। हाँ। वो ऐसा है कि एक तो ऐसा क्वेश्चन ही है, नहीं तो उसमें बढ़ता जाता है, फिर 8 की पावर उसमें लगेगी। 8 की पावर नहीं भाई, 8 है तो आगे में 16, पावर कहाँ लगा? नहीं, दुगुना। दुगुना वही, फिर 16 का दुगुना, फिर 32 का हाँ, दुगुना। 16 फिर 32, 64 सर, से। ये क्वेश्चन पिछले साल इस पे था, तो इसमें उस तरह था, तो उसमें हम लोग क्या कहते 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, ये करते करते ऐसे बढ़े। तो ये नहीं है, ये दूसरा बता रहे हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पावर ओवर मतलब नहीं है। जैसे कागज का पन्ना ले लो, इसको 50 बार मोड़ो, कितना मोटा होगा? तो आप कहो कितना मोटा होगा? लास्ट में नहीं मोड़ेगा। अरे मुड़ने की बात है, समझते नहीं हो। मुड़ने की बात थोड़ी कर रहे हैं, हिसाब की बात कर रहे हैं। इसको 1 बार मोड़ दो, 2 बार मोड़ दो, जितना मोड़ सको तो मोड़ दो। 4 बार, 5 बार, 6 बार मोड़ दिए। इसकी डिस्टेंस नाप लो, 6 बार मोड़ने से कितना है? 6 बार मोड़ने से मान लो कितना है, सेंटीमीटर में मान लो 1 सेंटीमीटर मान लो। 6 बार मोड़ने में 1 सेंटीमीटर था, 7 बार में 2 ना हो जाएगा, उसका डबल होगा। इसी का डबल ना करेंगे तो 7 बार में 2 सेंटीमीटर, 8 बार में 4, ठीक है, 9 बार में 8 सेंटीमीटर, 10 बार में 16, 11 बार में 32,
12 बार में 64। दुगुना हुआ सर। अरे सुनो तो बात, कहना क्या चाहते हैं इस चीज़, इससे क्या शिक्षा मिलती है आपको। छोटी चीज़ कितना बात माने रखती हैं, जिसको आप नज़रअंदाज कर कहते हो आज नहीं जाते हैं, पानी गिर रहा है, टेस्ट देने नहीं जाते, उस चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं इसके माध्यम से। ठीक है, 13 बार में 128, 14 बार में 256, 15 बार में 512, 16 बार में कितना हो गया? 2 3 4 10 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1024। 1000 सेंटीमीटर में क्या 1000 सेंटीमीटर में 10 मीटर। ठीक है, अब 10 मीटर हो गया क्या? 16 बार में, 17 बार में 20 मीटर, 18 बार में 40 मीटर, 19 बार में 80 मीटर, 20 बार में 160 मीटर, 21 बार में 320 मीटर, 22 बार में 640 मीटर, 23 बार में 1 किलोमीटर। ठीक है, 620 40 का तो क्या होगा? 1280 मीटर बराबर 1 किलोमीटर मान लें। 1000 में होता तो 1200 मान लिए, 1 किलोमीटर। ठीक है, 23 बार में 1 किलोमीटर, 24 बार में 2 किलोमीटर, 25 बार में 4 किलोमीटर, 26 बार में 8 किलोमीटर, 27 बार में। सर हो गया सर। सुनो, अभी बात नहीं समझ में आई। नहीं सर, 64 बार मत करिए सर, रहने दीजिए सर। 64 बार में जानते हैं क्या होगा? सूर्य से पृथ्वी की दूरी को 3 बार आओगे और जाओगे, 50 बार मोड़ने में इतना डिस्टेंस होगा। पर बात कितना लगती है, इतना मोटा हो जाएगा 50 बार मोड़ेंगे। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है 3 बार आओगे या जाओगे, उतनी डिस्टेंस हो जाएगी 50 बार एक कागज करने को मोड़ने से। तो छोटी छोटी बातें इतनी मायने रखती हैं कि आपको ज़िंदगी ख़त्म भी कर सकती हैं और बना भी सकती हैं। इससे ये मैसेज देना चाहते हैं। वो तुरंत दिखता नहीं है कुछ भी, तुरंत दिखता कुछ नहीं है, लेकिन उसका असर है लंबे समय के बाद। देखो क्या होगा, जैसे 1 घंटे 30 मिनट एक किताब रोज पढ़ो, 60-10 साल में किताब पढ़ लोगे, ना पढ़ोगे तो क्या होगा? शून्य में पहुंच जाओगे 1 साल के अंदर। नई चीज़ें 30 मिनट रोज सीखो और नई चीज़ ना सीखो, शून्य में चले जाओगे 1 साल में, और 1 साल में 37% ग्रोथ हो जाएगी आपकी 30 मिनट पढ़ने से। पर कहते कौन पढ़े यार, थके हैं। चावल का भी ऐसे नहीं किया, पर घर में लगा के देख लेना, ज़्यादा हो जाएगा। लगता कैसे है कि 17 बोल में 64 खान आधा किलो लगेगा। आधा किलो नहीं, 1 बाल्टी लग जाएगा। ऐसा 1 बाल्टी आपको सोच सकते हो ना, पर हकीकत में तब हिसाब लगा के देख लो, विश्वास ना होता हो। लिख लिए तो चलो देखो, रिलेशन की बात लिखवाते हैं अभी जो समझा दिए थे। लिखो, लेट, अब लिखने वाली चीज लिखो। अभी क्या थी? 1 2 3, अभी तो समझाने वाली थी। मैं तो लिख लिया। पूरा लिख चुके थे, लिख लिए थे। अच्छा, लिखो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, लिखो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। नंबर फर्स्ट, ऐसे लिखा है एक्स आर बाई, इसकी मीनिंग मीन्स एक्स इज रिलेटेड टू बाई, टू बाई। इसको लिखते हैं फ्रॉम रिलेशन आर, फ्रॉम रिलेशन आर। ठीक है, नाउ वी कंसीडर ऑन सेट ए इज इक्वल टू, लिख लो 1 2 3। ठीक है, देन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 2 3
क्रॉस 1 2 3। तो एक क्लास के ए के मेंबर कुछ लिखे थे ना अभी 1 1 ये वाला तो ही है 1 2 हाँ 1 3 थोड़ा व्यवस्थित लिखवा दे। इसमें 2 डाल देते हैं और हाँ 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3 ऐसे। इफ R1 represent less than R2 represent equal R3 represent greater than, तो क्या लिखोगे? देन R1 के मेंबर लिखो, फर्स्ट कंपोनेंट छोटा हो 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, बस यही ना। फर्स्ट कंपोनेंट छोटा है, R2 इज इक्वल टू क्या है? इक्वल साइन वाली, तो 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3 ऐसे। R3 फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा हो 2 1, फिर क्या 2 3, हाँ 2 1 और 3 1 और फिर 3 2। क्लियरली R1 इज सबसेट ऑफ एक राशि, R2 इज सबसेट ऑफ एक राशि, R3 इज सबसेट ऑफ एक राशि। इतना लिख, ऐसे इसको लिखने के बाद नीचे लिखना चाहिए, पर ऊपर लिख दे स्थान, क्योंकि वीडियो भी बन रहा है ना। अरे वो नहीं, वो नीचे लाइन की नीचे, उस सबसेट का साइन है, पिछले साल पढ़े तो थे। पिछले साल तो लाइन नहीं थी। जैसे मान लो नहीं थी वो किताब में डिनोट करने से जनरल तरीका वही है। जैसे मान लो 1 2 3 है और b बराबर 1 1 2 3 है और 4, तब भी a सबसेट b कहलाएगा, ठीक है। और जब a इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 है और b इज इक्वल टू 1 2 3 है, तब भी a सबसेट b कहलाएगा। इसलिए इक्वल साइन भी लगाते हैं। जैसे इक्वल एलिमेंट इसमें नहीं है तब भी सबसेट है, और इक्वल है तब भी सबसेट है, तो इक्वल वाली भी कंडीशन रहती है, इसलिए इक्वल वाला साइन भी लगाए रहती है। ये दो सेट यदि इक्वल है तब भी सबसेट एक दूसरे के कहलाते हैं, ठीक है। सेम एलिमेंट है, इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है कि नहीं है, तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ठीक है, क्योंकि ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है। डेफिनेशन क्या है? पहले सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे में कंटेन, तो ए सबसेट कहलाएगा। तो है तो इक्वल सेट भी ना, तो इक्वल, इसीलिए ये वाला भी साइन लगाते। ज़्यादा सफिशिएंट ये है, पर 11th क्लास में सिर्फ यही भर दिया था, ठीक है। पर आगे जब पढ़ोगे आगे क्लासों में तो सबसेट के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इक्वल साइन होने पर भी सबसेट कह सकते हैं हम। तो वो ज़्यादा सही नहीं था वो वाला, पर एनसीईआरटी में दिया था तो वही पढ़ाता था आदमी। परंतु आगे क्लासों से ये बात क्लियर हो जाएगी कि सबसेट के लिए यही भर पर्याप्त नहीं है, इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं आगे। देखो सिर्फ इतने बनाए रहोगे तो इसका मतलब ये है प्रॉपर सबसेट है, यानी इसमें कम एलिमेंट हैं इसमें से, ठीक है। पर जब ये सब साइन लगा दोगे तो इसको सबसेट पढ़ते हैं, और सिर्फ इतने लगा है तो प्रॉपर सबसेट। लेकिन एनसीईआरटी में 11th क्लास में क्या कहा था? इसी को सबसेट कहता था, इतने को, हाँ इतने को सबसेट कहता था। लेकिन ये पूरा सही नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब पहले सेट में कम एलिमेंट हैं, जैसे एमपी प्रॉपर सबसेट ऑफ इंडिया, और ये एमपी सबसेट ऑफ एमपी, एमपी सबसेट ऑफ एमपी, ठीक है। सीधी सबसेट ऑफ सीधी, क्योंकि एमपी के पूरे एलिमेंट एमपी में कंटेन है, सीधी के पूरे एलिमेंट सीधी में कंटेन है, तो सीधी भी सबसेट है सीधी का, एमपी भी सबसेट है एमपी का। तो वहाँ पे सबसेट का साइन कौन लगना चाहिए? फिर इक्वल वाला ना। आज जिसमें कन्फर्म पता है कि पहले सेट में कम एलिमेंट है, तो उसमें क्या लगाएंगे? प्रॉपर वाला। लिख रहे इतना, इतना लिखे, ये वाला 3 लाइन नहीं लिखे, इसको लिखो, तब इसके माध्यम से हम सेट की डिफिनेशन बनाएंगे ना। इतना तो लिखे थे, एक राशि लिख लो, फिर R1 रिप्रेजेंट लेस देन, R2 रिप्रेजेंट इक्वल साइन, ऐसे। तो R1 के मेंबर ये हो गए, फर्स्ट कंपोनेंट छोटा है सेकंड से, छोटा है इसमें बराबर है,
इसमें बड़ा है। देखिए अब इससे डेफिनेशन क्या बन जाएगी? कैमरे में मैं ही दिखता हूँ सर। पता नहीं। एनी रिलेशन आर, देखो अब डेफिनेशन इसकी, एनी रिलेशन आर टू बी टू एनी set to any set A is a subset of एक राशि। एनी रिलेशन R टू एनी सेट A, कोई रिलेशन सेट A में क्या कहलाता है? सबसेट होता है एक राशि का। 3 रिलेशन की व्याख्या किए तो तीनों रिलेशन सबसेट हैं एक राशि के कि नहीं है? देखो पहला रिलेशन की व्याख्या किए तो R1 के सभी एलिमेंट एक राशि में कंटेन है, तो R1 सबसेट है एक राशि का। R2 के सभी एलिमेंट एक राशि में कंटेन है, तो R2 सबसेट है एक राशि का। R3 रिलेशन लिए तो R3 के भी सभी एलिमेंट एक राशि में A में कंटेन है, इसका मतलब R3 भी सबसेट है। तो कोई भी रिलेशन हम जब लेते हैं तो क्या आता है? एक राशि का सबसेट आता है। इससे बात साबित हो गई कि एनी रिलेशन R टू एनी सेट A इज सबसेट ऑफ एक राशि A, सबसेट ऑफ एक राशि A। कोई भी रिलेशन R, यहाँ तो R 2 एग्जाम्पल की मदद से दिखाया कि 3 रिलेशन लिए तीनों सबसेट हो गए। तो चाहे 25 रिलेशन लो तो 25 रिलेशन क्या होंगे? एक राशि के सबसेट होंगे। ठीक है। अब अगेन लिख लिए थे ना, अगेन नाउ वी कंसीडर, कौन पॉइंट डालने? तीसरा चौथा? अगेन नाउ वी कंसीडर, कंसीडर माने विचार करना। द रिलेशन बिटवीन टू सेट। अभी एक सेट की बार व्याख्या कर रहे थे, 2 सेट्स। एक सेट लेते हैं A और दूसरा सेट लेते हैं B, जिसके मेंबर हैं 1 2 3। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 4 से, 3 रिलेटेड है 9 से। तो एक सेट के एलिमेंट क्या हैं? 1 2 3, और बी सेट के एलिमेंट क्या हैं? 1 और 4 9। तो एक राशि भी निकाल लो यहाँ, तो एक राशि भी निकालोगे तो 1 2 3 और क्रॉस 1 4 9। तो एक राशि A B इज इक्वल टू क्या होगा? 1 1 1 4 1 9 2 1 2 4, ये 2 2 4 और 2 9। फिर क्या होगा? 3 1 नहीं 3 1, फिर क्या होगा? 3 4 और ये क्या है? 3 9। If relation R from A to B, if relation R from A to B, a relation R from A to B such that किस प्रकार का हो कि x, y belong in R where y is equal to x square और x belong in
ए हो और बाई बिलोंगिंग बी हो। क्या बोले, हो क्या गया? यदि एस बाई आर का मेंबर हो तो सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट का क्या हो, स्क्वायर हो, जबकि एक्स ए का मेंबर हो और बाई बी का मेंबर हो। तो आर के मेंबर किस टाइप के होंगे? देखो यहाँ बाई के बारे में बोल दिया, सुनो बाई के बारे में बोला है कि बाई पहले वाले कंपोनेंट का स्क्वायर है, इसके मेंबर किस टाइप के होंगे, एक्स और एस कामा और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, ऐसे एक्स कामा एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे और यहाँ पे एक्स बिलोंगिंग ए और यहाँ एक्स स्क्वायर बिलोंगिंग क्या होना चाहिए, बी। तो यहाँ पे इस टाइप के एलिमेंट को लिखो पहले। तो आर के मेंबर लिखोगे तो पहला एक लिखो तो दूसरा एक का स्क्वायर ना होगा, यहाँ पे 2 लिखो तो दूसरा 2 का स्क्वायर, और तीसरा 3 लिखोगे तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन एलिमेंट आर में आएंगे, ये पहला आएगा 1 1 1 कामा 1 और फिर क्या आएगा 2 कामा 4 3 कामा 9। तो यहाँ देखते हैं कि 1 किसका मेंबर है, सुनो फर्स्ट कंपोनेंट किसका मेंबर है, सेट ए का है, देखो है कि नहीं है इस सेट ए में। और ये 1 जो है बी का मेंबर है, ये देखो 2 सेट ए का एलिमेंट है, 4 क्या है बी का एलिमेंट है, 3 किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, और 9 किसका एलिमेंट है, बी का, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो ए से बी में डिफाइंड है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि ए से ए में डिफाइंड, क्योंकि 9 कहाँ है ए में, 9 ए में नहीं है, 4 भी कहाँ है। तो जो सेकंड कंपोनेंट आ रहा है किसका मेंबर आ रहा है, बी सेट का, और फर्स्ट कंपोनेंट किसका आ रहा है, ए का आ रहा है। तो किस प्रकार से डिफाइंड है रिलेशन, आर एक्स बाई बिलोंगिंग आर, एक्स बाई जहाँ सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर है, जबकि एक्स जो मेंबर है फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए का मेंबर है और सेकंड कंपोनेंट बी का मेंबर है। तो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन में भी हम देखते हैं, देखो यहाँ ये इस रिलेशन की भी व्याख्या करें तो 1 1 ए क्रॉस बी में है कि नहीं है 2 4 ए क्रॉस बी में है, देख लो, और 3 9 देखो। तो ये रिलेशन भी ए क्रॉस बी का सबसेट है। जैसे वहाँ पे रिलेशन R1 सबसेट था ए क्रॉस ए का, R2 सबसेट था ए क्रॉस ए का, R3 सबसेट था ए क्रॉस ए का। तो जहाँ जब 2 सेट में डिफाइंड है, 2 सेट में डिफाइंड है, रुक लो अभी, तो यहाँ पे R जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, R सबसेट क्या है ए क्रॉस बी का। तो वहाँ पे रिलेशन भी जो कोई भी रिलेशन था वो ए क्रॉस ए का सबसेट था, तो यहाँ रिलेशन R क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, ठीक है। यदि 2 सेट में कोई रिलेशन डिफाइंड है तो वह रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, यदि एक सेट में डिफाइंड है तो वह रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो लिखो डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन इसकी 2 सेट के संबंध में। There be 2 set A and B. The relation from A to B. A to B is subset of A cross B. From above example, we see that all element of R is also contain in A cross B. So R is subset of A cross B. तो कोई भी रिलेशन R A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है। यदि A और B 2 सेट हों, तो A और B 2 यदि सेट हैं तो A और क्रॉस B का एनी भी सबसेट, कोई भी सबसेट क्या होगा, रिलेशन कहलाएगा।
thus we conclude that any relation R is subset of A क्रॉस B। ठीक है ना। अब देखो रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन हम पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ रिलेशन में क्या होता है, दो प्रकार के रिलेशन होंगे, तीन प्रकार के। क्या होता है, एक होता है रेफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रेफ्लेक्सिव कौन होता है जानते हो, जैसे खुद के बीच में कोई रिलेशन हो, जैसे कोई लाइन खुद के पैरेलल है पर कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे लाइन एल की बात करें, ये लाइन और इसी लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। जब दो लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री बनता है तो उनको कहा जाता है पैरेलल लाइन। तो ऐसी लाइन है तब भी पैरेलल है, और इसके ऊपर ये लाइन से नो इसको सटा के खींच दो एक लाइन तब भी पैरेलल कहलाएंगी। तो कोई लाइन कुछ और बोलते हैं ना, कोसाइड भी बोलते हैं, परंतु जो लाइन, कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है कहा जा सकता है, कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, कोई ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, तो खुद के बीच में जो रिलेशन लगता है उसको कहा जाता है क्या, ये रेफ्लेक्सिव रिलेशन। लिखे, अब यहाँ पे मान लो लाइन एल है तो ये खुद पर परपेंडिकुलर कहाँ है, जब दोनों के खुद, कोई लाइन खुद के साथ 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनाती है, 0 डिग्री तो बना सकती है पर 90 डिग्री कहाँ बनाएगी। तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन रेफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन पैरेलल होने का रिलेशन रेफ्लेक्सिव है, क्योंकि कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है लेकिन कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होती। तो जो रिलेशन खुद पर भी लागू होता है उस रिलेशन को कहा जाता है रेफ्लेक्सिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव क्या, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि जैसे L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो L2 भी तो परपेंडिकुलर है L1 पर। तो L1 और L2 के बीच में जो रिलेशन है, परपेंडिकुलर होने का रिलेशन स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। यदि L1 और L2 के बीच में परपेंडिकुलर होने का रिलेशन है तो L2 और L1 के बीच में भी वे रिलेशन बरकरार रहेगा। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब यदि मान लो L1 पैरेलल है L2 के, L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 भी पैरेलल होगा L3 के कि नहीं होगा ना। जैसे मान लो कि L1 ऐसी लाइन है, L1 पैरेलल है L2 के और L2 के पैरेलल है L3। ठीक है, तो निश्चित रूप से L1 के पैरेलल होगा L3। यदि L1 और L2 के बीच में R रिलेशन है, L2 और L3 के बीच में R रिलेशन है, तो L1 और L3 के बीच में वो रिलेशन बरकरार रही, तो ऐसे रिलेशन को कहा जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और जो रिलेशन तीनों प्रकार का हो, रेफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन पर 20-25 क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं हमेशा। ठीक है, हाँ, तो बहुत इसमें फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज़्यादा मोस्ट कौन सा टॉपिक है सर? दो चीज़ तो है, रिलेशन और फंक्शन, दो चीज़, बहुत सारी चीज़ निकाल दिया है ना 2 सालों से। क्योंकि सितंबर से पेपर है तो मुझे 4.3 एक बार पढ़ा दीजिएगा, वो कल मुझे भूल गया। 4.1 क्या, 4. संडे को एक दिन रिवीजन कर, अलग टाइम में पढ़ाएंगे, इस टाइम में नहीं पढ़ाएंगे जब तक कोर्स कंप्लीट हो। हाँ, 4 कौन वाले, 4.3 हाँ पढ़ा देंगे, चलो 4.3 देख लेंगे क्या है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर भी ज़्यादा जरूरी है, इसमें बहुत टाइम लगेगा फर्स्ट चैप्टर में।